नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास में। ये सभी हिंदी की शिक्षण विधियों के सवाल उत्कर्ष की बुक से मैंने उठाए हैं और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल जो आपका सिलेक्शन रीट में करवाएंगे। तो चलिए पहले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो अब हम इन चार ऑप्शनों में से बताएंगे कि मंदिरा के लिए क्या सही है। मंदिरा के बारे में हम बता रहे हैं। लिंग वचन क्रिया की आदि की दृष्टि से वह सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है या फिर वो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, या लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, या फिर वो मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है। तो आपको इस सवाल का जवाब चलिए मैं बता देता हूँ कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना सीख गई। इस सवाल का जवाब पहला बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा साथियों। दूसरा है, नियम की जानकारी भाषा के बारे में बताना हमें कि नियमों की जानकारी से लिखी जाती है ये, या विद्यालय में ही सीखी जाती है, या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर ये सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है। तो साथियों, अगर आप पहले को सही लगाते हैं तो आप गलत हैं, ये सही नहीं है। विद्यालय में सीखी ये भी नहीं जाती, परंतु आपने पढ़ा होगा कि ये भाषा है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। यानी इस सवाल का जो जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तीसरे सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। चार ऑप्शन है, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य। इन चार में से आप अगर भाषा की विभिन्न छटाएं लगाते हैं तो आप गलत हैं। अभ्यासों में वैविध्यता ये भी गलत है। परंतु साथियों, पाठों की जो संख्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें यही छांटना था कि कम महत्वपूर्ण क्या है भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन तीसरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ सकते हैं कि ये आपका सिलेक्शन शिक्षण विधियों वाले सवाल ही करवाते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखना। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, अब बताना भाई आप इसके बारे में कि किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, या फिर कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गेन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो साथियों, अगर आप ये सोचते हैं तो गलत हैं, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। परंतु संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये बिल्कुल सही बात है इस सवाल का उत्तर के लिए। चलिए पांचवा सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, ध्यान रखना कि हमें नहीं वाले सवाल पर विशेष टिक लगाकर ही इसका जवाब देना है। और इस सवाल का जवाब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ये बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है। चलिए छठा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। अब आप समझ सकते हैं सवालों को देखकर कितने इम्पोर्टेंट हैं कि सबसे कम महत्व, यानी हमें इस सवाल के जो चार ऑप्शन है ये सभी सही हैं, परंतु हमें कम वाला छांटना है कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर की विश्लेषण कैसे किया जाता है, या फिर दूसरा विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, या फिर तीसरा कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, या फिर चौथा कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। साथियों, इनमें से जो सबसे कमजोर पक्ष है वो है पहले वाला ऑप्शन का कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्वान समानता व अंतर का विश्लेषण, ये सबसे कम है। इसलिए ये हमारा इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा पहला ऑप्शन रहेगा। आप शिक्षण विधियों में जितने ऑप्शन वाले सवाल पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन उतने ही आसान तरीके से होगा, इस बात का ध्यान रखना। सातवां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, या फिर ऐसी रचनाएं जो बालकों के परिवेश से जुड़ी हों, या और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या फिर
जो चौथा ऑप्शन है वो मैं आपको भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ कि इस सवाल का जो जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों को क्या परिवेश से जुड़ी हुई और अलग अलग छटाएं हों, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं। चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं नॉर्मली, और हम अगला सवाल को फिर देखेंगे। ये चौथा ऑप्शन यहाँ जो पक्ष के रूप में मूल्यों पर आधारित हो, ये तो है ही नहीं। चलिए आठवां सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो आपको चार ऑप्शन पढ़ने हैं कि भाई बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, विशेष ध्यान रखना, गलती यही होती है। विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने में योग्यता का विकास करना, हिंदी व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी समझने में बोलने की क्षमता का विकास करना। अब साथियों आपको पता है कि कंठस्थ जैसा कुछ होता ही नहीं है, रटने का तो यहाँ पढ़ाई में अपन बात करती नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका तीसरा वाला होगा। अगर आप इस तरह से ऑप्शन वाले सवाल पढ़ते हैं तो आप इससे छोटी छोटी बातें सीखते हैं, तो इनसे आप और सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। तो हमारा 8वें का तीसरा सही था। चलिए हम नवा सवाल देख रहे हैं, और नवा सवाल में क्या है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? अब चार ऑप्शन है, सभी सही तो सभी हैं, परंतु सबसे ज़्यादा अब हमें सबसे ज़्यादा वाला छांटना है कि व्याकरण नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम करेंगे, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी क्षमता का आकलन तो जरूर करेंगे। तो सीखने की क्षमता का आकलन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का सही रहेगा। अब 10वां सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो आप सभी के लिए मैं डायरेक्ट इस सवाल का उत्तर बताऊँगा। जो ये 10वां सवाल है, इसका जो डायरेक्ट उत्तर है वो है बादल वाला। ये दूसरा बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का रहेगा। अगला 11वां सवाल हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका कौन सा है? अब साथियों इम्पोर्टेंट किस लिए आप समझ गए होंगे कि सभी सही तो सभी हैं, परंतु सबसे कम प्रभावशाली हमें देखना है। ध्यान रखना, सबसे कम प्रभावशाली। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा कि जो इस सवाल का सही उत्तर है वो डायरेक्ट है दूसरा, व्याकरण आधारित संरचना और अभ्यास। यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति में ये रहेगा, क्योंकि व्याकरण का तो क्या लेना देना रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति में। तो क्योंकि व्याकरण में तो क्या होता है कि बातचीत होती है, अनुभवों का वर्णन होता है, बातचीत करना होता है, संवाद होता है, पर व्याकरण आधारित संरचना ये तो ये यहाँ पे थोड़ा कम, सही तो है पर कम, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक, अब देखिए सर्वाधिक वाला छांटना है, सही तो चारों हैं परंतु सबसे ज़्यादा वाला यहाँ पे तो वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पे पाठ आधारित प्रश्न उत्तर। आप समझ सकते हैं कि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा भाई पाठ में जो हमने सिखाया है उससे ही तो प्रश्न उत्तर पूछने हैं, तो ये रहेगा। चलिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अब किन बातों का ध्यान रखना है या क्या करना है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब इसको हम देखिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, ये तो गलत बात है। उन्हें विभिन्न भाषाई गतिविधियों में शामिल, नहीं ये भी गलत बात है। कम पाठों वाली, नहीं ये भी गलत बात है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पहला वाला ही बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है तो अधिक भाषा का हम बात करेंगे। तो 13वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। चलिए हम 14वें सवाल पर चल रहे हैं। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता के बारे में पहले मैं बता दूं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक साथ अलग अलग मतलब 2, 3, 4 कितनी भी भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे होता है। तो ये बड़ी बाधा है, या भाषाई समृद्ध में खतरे में डालती है, या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो साथियों आपको पता है कि जब बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आए तो अंग्रेजी नहीं तो हमारे वातावरण वाले शब्द, तो अलग अलग हम भाषाओं का प्रयोग करके उन्हें महत्वपूर्ण एक संसाधन के रूप में लेते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। कितने महत्वपूर्ण है आप अगर समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें सही क्या है। कि बच्चे जो विद्यालय आते हैं तो आने से पहले दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द अगले पार्ट में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा शिक्षण विधियों के ऑप्शनल वाले पढ़ेंगे
आपका सिलेक्शन उतना ही पक्का होने वाला है। चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों।